नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस क्लास में साथियों डे नंबर 2 है साथियों, केमिस्ट्री का गैस क्वेश्चन का। ठीक है, आप सभी साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और इसका PDF लेने के लिए हमारे साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, पहला नंबर देखिए, प्रश्न है साथियों कि अभिक्रिया का वेग पर ताप का पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अभिक्रिया का वेग पर ताप का देखिए, जैसे ही साथियों आप ताप को बढ़ाएंगे तो जो अभिक्रिया में जो साथियों अभिकारक के जो अणुएं हैं उनमें टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाए तो लगभग साथियों 10 डिग्री सेल्सियस ताप यदि बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ा देने पर अभिक्रिया में अणुओं के टक्करों की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है साथियों, बढ़ जाता है। अतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग साथियों 2 या 3 गुना क्या हो जाता है साथियों, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला नंबर साथियों प्रश्न किया कि अभिक्रिया का औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर लिखे। तो देखिए, अभिक्रिया का औसत वेग क्या कहलाता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले समय के साथ होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग। नहीं समझे, देखिए मान के चलिए कोई अभिक्रिया, यहाँ से रिएक्टेंट आ रहा है, यहाँ से साथियों प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो देखिए देखिए साथियों, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बनने में जितना वो उसके जितना तेजी से बन रहा है, वही क्या कहलाता है साथियों, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक मतलब क्या, किसी खास समय में जो अभिक्रिया का वेग होता है वही क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, याद होगा। तो लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में समय के साथ होने वाले कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। ठीक है, इसे साथियों आर एवरेज से सूचित किया जाता है। ठीक है साथियों, देखिए अब साथियों इसमें हम लिखा है ताक्षणिक वेग। तो किसी विशेष क्षण बोले तो समय में किसी अभिक्रिया का वेग को ही क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग। इसे आर इंस्टेंटेनियस से सूचित किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला है साथियों कि यहाँ पर साथियों प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित पद को परिभाषित करें। मतलब अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं, एथेंस होल्ड ऊर्जा क्या कहलाती है। तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या आती है, तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है साथियों, अभिकारक की सांद्रता के घातों को कोई क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया के वेग के समीकरण में सांद्रता पदों को घाते के योगफल को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि। मतलब अभिकारक के घातों के सांद्रता के योग को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जो हम बोल रहे हैं वो अभी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए थेल्स होल्ड ऊर्जा क्या होती है। देखिए, अभिक्रिया की कोटि के लिए यदि सूत्र बताएं तो देखिए, मान चलिए कोई अभिक्रिया है, यहाँ पर सॉरी प्रतिकारक है और यहाँ पर साथ प्रतिफल बन रहा है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया कोटि होगी तो इनके सांद्रता घातों के योग के बराबर होगी। ए की सांद्रता मान ली x और बी की सांद्रता मान ली y, जो n होगी मतलब कोटि x प्लस में y की घातों के योग जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए अब आ गया साथियों थेल्स होल्ड ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया होती है साथियों संपन्न होने के मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है साथियों, थेल्स होल्ड ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, समझ गए। तो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा थेल्स होल्ड ऊर्जा या देहली ऊर्जा कहलाती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न आता है साथियों कि आणविकता और कोटि में अंतर लिखे। ठीक है, आणविकता और कोटि में अंतर लिखे। तो देखिए, आणविकता क्या और कोटि क्या होती है। कोटि का आप जानते हैं यह क्या होती है साथियों, कोटि क्या होती है साथियों, तो यह क्या सांद्रता के घातों की खोल के क्या होती है, बराबर होती है कोटि। लेकिन आणविकता क्या होता है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के जो पद होते हैं, जो तो कितना पद अणु भाग लिए वही क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। तो अभिकारक के अणुओं को पर निर्भर करती है, क्योंकि यह साथियों जो कितना अणु भाग लिए अभिकारक में। ठीक है, यह क्या कहलाते हैं साथियों, तो यह अभिकारक के सांद्रता के में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं, मतलब वही घात पर निर्भर करती है। ठीक है, यह जो साथियों आणविकता है यह क्या है साथियों, सैद्धांतिक मान है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन कोटि जो है यह साथियों प्रायोगिक आंकड़ा है, मतलब प्रायोगिक मान है। यह रासायनिक समीकरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब वही सैद्धांतिक मान भी कहा जाता है, यह प्रायोगिक मान है। ठीक है, यह साथियों यह केवल सरल अभिक्रिया के लिए लागू होता है, यह साथियों सरल और जटिल दोनों के लिए लागू होता है। यह ताप और सांद्रता से मुक्त, मतलब जो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है ताप और सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसमें यह ताप और सांद्रता पर निर्भर करती है साथियों, लिख दीजिएगा।
ठीक है, लिख दीजिए कोई बिल्कुल। अगला है साथियों कि इसका मान जो होता है 3 से अधिक नहीं होता, मतलब जो अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेंगे वो 3 से ज़्यादा भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और यह पूर्णांक विभिन्न भिन्न और शून्य हो सकता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं जो आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य होती है, ठीक है। यदि आपको फिर से हम बताएं तो यहाँ पर लिख दें साथियों आणविकता, और यहाँ पर लिख दें कोटि। इसमें अंतर क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा जो आणविकता होती है वह अभिकारक के अणुओं पर निर्भर करती है, यह जो होती है अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग पर निर्भर करती है। यह जो होती है ताप और सांद्रता से स्वतंत्र होती है, ताप और सांद्रता पर निर्भर करती है। इसका जो मान होता है 3 से अधिक नहीं होता, इसका मान शून्य, भिन्नात्मक, पूर्णात्मक हो सकता है, ठीक है साथियों। इतना आप 3 भी लिख सकते हैं, और 5 नंबर में पूछे तो 5 को आपको लिख देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि औसत वेग या औसत वेग या दर, हम साथियों आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभिक्रिया और प्रतिफल के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, यह औसत वेग या औसत वेग दर कहा जाता है, ठीक है। और ताक्षणिक वेग हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा साथियों, अब लिखा गया है एंजाइम। एंजाइम सबसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न साथियों, एंजाइम किसे कहा जाता है। तो एग्जाम से साथियों, एंजाइम से आप क्या समझते हैं, तो साथियों एंजाइम क्या हो जाता है, एक प्रोटीन होता है। क्या एंजाइम क्या होता है साथियों, एंजाइम प्रोटीन होता है। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले कार्बनिक यौगिक ही क्या कहलाते हैं साथियों, प्रोटीन कहलाते हैं। आपको याद रखना है, लिखिएगा, ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जटिल कार्बनिक यौगिक को ही क्या कहा जाता है साथियों, एंजाइम कहा जाता है। चाहे आप लिख सकते हैं वे उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन होते हैं। आपको सीधा सीधे लिख देना है। ये साथियों एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक या एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। याद रखना आप सभी को। यहाँ पर साथियों क्या देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टेस्ट क्या है साथियों, ये क्या है, एंजाइम का यहाँ पर काम कर रहा है यहाँ पर इस अभिक्रिया में, ठीक है साथियों। देखिएगा अब यहाँ पर साथियों आगे आ जाता है, आगे साथियों आता है साथियों यहाँ पर प्रश्न कि द्रव रागी या द्रव विरागी में, और द्रव रागी और द्रव विरागी में साथियों क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो याद रखिए, पहला अंतर लिख सकते हैं, द्रव रागी जो होता है साथियों ये जल से क्रिया कर जल्द ही क्या कर लेते हैं, वे पदार्थ जो जल से क्रिया कर आसानी से क्या साथियों कोलाइड विलयन बना लेते हैं, ठीक है। और द्रव विरागी जो होते हैं साथियों यह आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बना पाते हैं। याद रखना है, ये क्या होता है, अस्थाई होते हैं, मतलब अस्थाई रूप से कोलाइड विलयन बना लेते हैं। ये जो होते हैं साथियों अस्थाई रूप से कोलाइड विलयन बनाते हैं। याद रखिएगा आप सभी को बिल्कुल। ये देखिए, यानी साथियों हम लिख सकते हैं एग्जाम में कि ये आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, ठीक, मतलब ये आसानी से जल से क्रिया करके कोलाइड विलयन बना लेते हैं। इसे किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। चाहे आप लिख दें ये जल्दी कोलाइड विलयन नहीं बनाते। ये अस्थाई होते हैं, ये क्या होते हैं साथियों अस्थाई होते हैं। ये साथियों जो 3 नंबर पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट। यहाँ से साथियों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द्रव रागी या कैसी अभिक्रिया का उदाहरण, तो एक उत्क्रमणीय, और द्रव विरागी जो है साथियों एक अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब साथियों क्या होता है, जो 2 बार नहीं हो, मतलब जो दोबारा नहीं हो सकता। अनुत्क्रमणीय जो दोबारा हो सकता है, ठीक है। चौथा है साथियों ये उदासीन या आवेशहीन होते, मतलब जो द्रव रागी होते हैं साथियों आवेशहीन या उदासीन होते हैं, या इनमें आवेश होता है, ठीक है साथियों, ये आवेश युक्त कण होते हैं इनमें, ठीक है। 5 नंबर है साथियों इनका अवक्षेपण वैद्युत अपघटन से मिलाने से नहीं होता है। और इनका स्कंदन, यहाँ पर साथियों क्या होगा, इनका अवक्षेपण, देखिए यहाँ पर अवक्षेपण और स्कंदन, स्कंदन दोनों एक ही होता है, ठीक है। अवक्षेपण और स्कंदन दोनों एक ही होता है। इसका स्कंदन वैद्युत अपघटन मिलाने से हो जाता है। मतलब देखिए एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए साथियों द्रव रागी और द्रव विरागी में अंतर लिखना है, द्रव रागी और द्रव विरागी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं विरागी, ठीक है। अंतर लिखना है तो आपको लिख देना पहले का साथियों ये आसानी से बनाए जा सकते हैं, इसे विशेष प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यह साथियों इसे यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। इसके जो होता है साथियों यह उत्क्रमणीय विक्रिया दर्शाता है, यह अनुत्क्रमणीय विक्रिया को दर्शाता है। यह आवेशहीन होता है, यह आवेशहीन नहीं होता है, ठीक है। 4 को लिख दीजिए, चाहे 3 को लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा तो साथियों आपको क्या 5 को लिखना है। देखिए अगला जो साथियों प्रश्न पूछा जाता है, पेप्टीकरण किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए साथियों पेप्टीकरण क्या है, कोलाइडी विलयन बनाने की साथियों एक विधि है, ठीक है। यहाँ पर साथियों हमने विधि नहीं लिखा है, मतलब साथियों हमने शॉर्टकट में लिखा है साथियों। यदि आपको लिखा जाए
यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिख देना है कि ताज़ा बने अवक्षेप को प्रक्षेपण माध्यम में डालकर जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? पेप्टीकरण कहा जाता है। लिखिए ताज़ा अवक्षेप को प्रक्षेपण माध्यम में डालकर वैद्युत अपघटन से कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है साथियों? तो देखिए मान के चलिए साथियों क्या ये कोलाइडी विलयन, इस कोलाइडी विलयन को साथियों अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में रखकर जब इससे प्रकाश की किरण पुंज को साथियों गुजारा जाता है, तो जो ये प्रकाश जाता है साथियों, जब ये प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश का जो दिशा है, मतलब जिस रास्ता से जाता है वह क्या रखता है साथियों? दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है साथियों? इसी घटना को नाम दिया जाता है, इसी घटना का नाम क्या है साथियों? वो टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसी घटना के क्या नाम से? तो टिंडल प्रभाव। समझिए, तो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। जो साथियों हमने बताया वो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों जो लिखेगा उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो यह भी साथियों हमने ही लिखा है। ठीक है, यह प्रकीर्णन कोलाइडी के प्रक्षेपण माध्यम में किरण पुंज पथ को प्रदर्शित करता है। देखो वही मतलब रास्ते दिखाता है। ठीक है, रास्ते दिखाता है, मुख्य रूप से क्या रास्ते दिखाता है? यह प्रभाव वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता। प्रश्नों को यदि आपसे पूछा जाता है साथियों कि टिंडल प्रभाव किस 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 विलयन में दिखाई नहीं देता है, तो आपको बता देना है। तो साथियों यह वास्तविक विलयन में को टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब देखिएगा आगे साथियों, प्रश्न है द्रव रागी कोलाइड। द्रव रागी कोलाइड क्या होता है? तो हमने अभी आपको बता ही दिया। द्रव रागी और द्रव विरागी जो जल में जल्दी से मिलकर क्या कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। और जो साथियों द्रव विरागी क्या होते हैं? तो जो जल के साथ मिलकर जल्दी कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है। ठीक है, यानी ऐसे भी लिख दीजिएगा, चाहे लिखिएगा वे कोलाइडी जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच अधिक स्नेह, स्नेह मतलब क्या हो? प्रेम हो, द्रव रागी कहलाते हैं। द्रव ज्यादा, देखिए ज्यादा प्रेम होगा तो तब ना ज्यादा जल्दी या कोलाइडी विलयन बनाएगा। तो वही हम करें कि जो पदार्थ जल के साथ मिलकर जल्दी कोलाइडी विलयन बना ले और द्रव रागी है, जो नहीं बनाएगा क्या कहलाएगा? विरागी। जैसे साथियों गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, ये साथियों याद रखिए। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च क्या है? द्रव रागी है। ठीक है, वे कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम के बीच अधिक स्नेह न मतलब अधिक प्रेम ना हो। ठीक है, वे द्रव विरागी कहलाते हैं। ठीक है, द्रव विरागी कहलाते हैं। यहाँ पर साथियों एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों आगे साथियों प्रश्न है अधिशोषण और अवशोषण को बताएं। अधिशोषण और अवशोषण में साथियों क्या अंतर लिखे? तो देखिए साथियों अधिशोषण जो घटना एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय मतलब ये सतह पर होती है। ठीक है, ये सतह पर होती है घटना। ठीक है, मतलब सतह पर आके क्या साथियों? सतह पर जो होते हैं पदार्थ के जो अधिशोषक होते हैं वो क्या होते हैं? अधिशोषक जो होते हैं यहाँ पर आके क्या चिपक जाते हैं। लेकिन जो साथियों अवशोषण घटना है यह पृष्ठीय घटना नहीं है, यह आंतरिक घटना है। ठीक है, मतलब पिंडीय घटना है। पिंडीय घटना है क्योंकि इसमें जो कण होते हैं साथियों वो ऊपर तो रहबे करते हैं, आंतरिक के सतह में भी आ जाते हैं। ठीक है साथियों, इसमें जो कणों का जो वितरण होता है साथियों, वितरण अधिशोषण में वह वह क्या होता है साथियों? वह क्या होता है? समान रूप से होता है। ठीक है, वह समान रूप से, लेकिन इसमें जो होता है साथियों अवशोषण में क्या होता है? असमान रूप से रहता है। क्या रहता है? असमान रूप से रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह कैसी घटना है? सती यह साथियों पिंडीय घटना है। इसमें अधिशोषक के कणों का वितरण पृष्ठ के अंतःपृष्ठ में असमान रहता है। ठीक है, हमने बताया साथियों क्या रहता है? सॉरी, समान बता दिए। ठीक है, असमान रहता है, याद रखना असमान रहता है। इसमें अधिशोषक के कणों का वितरण पृष्ठ तथा अंतःपृष्ठ में क्या रहता है साथियों? समान रहता है। ठीक है, समान रहता है साथियों, याद रखना है। और साथियों यहाँ पे लिख दीजिए, यह साथियों जो प्रक्रिया होती है प्रारंभ में क्या होती है? वह प्रारंभ में अधिक अधिक प्रारंभ में का मतलब प्रारंभ में जो अभिक्रिया होती है साथियों अधिशोषण की बहुत क्या होती है? तेज होती है, परंतु साम्यावस्था पर कम हो जाती है। अधिशोषण पर सदैव नियत किया मतलब इसे जो साथियों अधिशोषण को नियत किया जा सकता है। सॉरी, अवशोषण को साथियों जो अवशोषण की प्रक्रिया है इसे क्या कर दिया जाता है? नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है वेग, जो नियत रहता है मतलब नियत वेग से साथियों क्या होगा? अवशोषण होगा। नियत वेग से क्या होगा? अवशोषण होगा। ठीक है, याद रहेगा। देखिए एक बार और रिवीजन करते हैं। यानी देखिए यहाँ पर रहेगा साथियों का एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाएगा अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखे। ठीक है, अवशोषण में क्या लिखे साथियों? अंतर लिखे। तो पहला लिख दीजिए साथियों यह जो क्या ऐसी घटना है? तो कहिएगा यह सतही घटना है। ठीक है, सतही घटना है। ठीक है, यह कैसी घटना है? तो कहिएगा यह पिंडीय घटना है। पिंडीय घटना है।
इसमें जो कणों का वितरण रहता है अंत सतह पर तथा अंत पृष्ठ पर क्या रहता है, असमान रहता है। ठीक है, असमान रहता है। इसमें जो वितरण होता है यह क्या होता है साथियों, समान होता है। यह जो अब शुरू में जो अभिक्रिया होती है प्रारंभ में तेज होती है, लेकिन साम्यावस्था पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया का दर क्या नियत रहता है। ठीक है, यही तीनों क्या हो गया साथियों, याद हो गया आप सभी को। ठीक है, अब देखिएगा अपवहन क्या है, तो देखिए साथियों अपवहन में इतना ही याद रखिएगा। अपवहन एक विधि है साथियों जिसके द्वारा कोलाइड विलयन को क्या किया जाता है साथियों, शुद्ध किया जाता है। यह वही क्या है, अपवहन एक विधि है। ठीक है, तो कोलाइड विलयन में उपस्थित विलय के अशुद्धियों को जानतो झिल्ली की सहायता से विसरण प्रक्रिया द्वारा निष्कासित करने की प्रक्रिया अपवहन झिल्ली अपवहन कहलाती है। यह क्रिया का मंद गति से, मतलब देखिए अपवहन यदि एग्जाम में पूछा जाए तो इतना ही लिख दीजिए साथियों, कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को जानतो झिल्ली की सहायता से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है साथियों, अपवहन कहलाती है। ठीक है, अपवहन कहलाती है, याद हो गया। अपवहन क्या है, तो एक कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की विधि है। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों अगला जो साथियों प्रश्न आता है झाग उत्प्लावन विधि। यह भी साथियों 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए झाग उत्प्लावन विधि में क्या होता है साथियों, तो इस विधि में साथियों जो होता है सल्फाइड अयस्कों का साधन किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सल्फाइड अयस्कों का साधन किया जाता है। इसमें साथियों एक पात्र रहता है, उस पात्र में साथियों अयस्क, पाइप तेल, पाइन के तेल और जल, ये सभी मिलकर क्या बनाया जाता है, एक पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, इस पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट में जो साथियों जिस धातु का हमें साधारण किया जाता है, साधारण करना, उस धातु का किया जाता है साथियों, यहाँ पर साथियों क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। यहाँ पर उस धातु का कर दिया जाता है साथियों, यहाँ पर डाल दिया जाता है, उस धातु को डाल देंगे। यहाँ पर साथियों क्या किया जाता है, एक और पंखी यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों क्या चरखी लगा दी जाता है, उस चरखी को साथियों वायु की सहायता से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ये जब चौकिया साथियों घूमता है तो जो साथियों धातु जो होता है साथियों हल्का होने के कारण क्या आ जाता है, झाग बन के रूप में क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, झाग बन के रूप में क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ये सभी क्या आ जाता है साथियों, ऊपर आ जाते हैं। और इसको साथियों क्या कर लिया जाए, जो ऊपर आ गया इसको साथियों हम लोग छान के अलग कर लेंगे या सुखा लेंगे। ठीक है, इसी विधि को झाग उत्प्लावन विधि कहा जाता है। ठीक है, झाग उत्प्लावन विधि कहा जाता है, याद होगा। तो इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का इस साथियों इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों को, ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को क्या किया जाता है साधु, साधारण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को साधारण किया जाता है। पेस्ट और जल को डालकर वायु के आरोपित करने से अयस्क फेन बोले तो झाग में आ जाता है तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांद्रित कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही का फेन उत्प्लावन विधि कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों ये अगला क्या है साथियों, चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए इस यह विधि जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय मतलब चुंबक, याद रहे चुंबक। तो इस विधि में साथियों, इस विधि में उन्हीं तत्वों का उन्हीं अयस्कों का साधन किया जाता है जिनमें अशुद्धि, जो अशुद्धि मतलब गैंग है साथियों, गैंग है चाहे अपद्रवी है, यह जो है साथियों गैंग है या अशुद्धि जो है, या खुद जो धातु है, इनमें से दोनों में से कोई एक साथियों क्या होगा, दोनों में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होगा। चुंबकीय मतलब चुंबक की ओर क्या होगा साथियों, आकर्षित होने वाला पदार्थ होगा, तभी साथियों उसका जो अयस्क साधारण किया जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाएगा। इस विधि में क्या किया जाए साथियों, एक पट्टी रहता है यहाँ पर, एक तरह का साथियों क्या रहता है, एक तरह का यहाँ पर देखिए होंगे आप चित्र जानते होंगे। यहाँ पर क्या एक मोटर आता है यहाँ पर साथियों, इस पर यहाँ से क्या डाला जाता है साथियों, धातु के जो कण है जिसका साथियों साधन कण है, यहाँ पर वो आता है। और यहाँ पर साथियों एक पात्र रख दिया जाता है जो साथियों, और एक तरह का तो क्या चुंबक रहता है साथियों, जो चुंबक की ओर क्या साथियों, जो चुंबकीय पदार्थ है चाहे वह धातु है चाहे अशुद्धि साथियों आकर्षित हो जाता है, और जो साथियों धातु यहाँ पर साथियों क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। इस वैसे विधि का इसका सांद्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया साथियों, वैसे अयस्क का सांद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें अशुद्धि या गैंग अयस्क के दोनों में से कोई एक क्या साथियों, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित हो, मतलब चुंबकीय पदार्थ हो। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा साथियों आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, रुक जाइए। अब देखिएगा साथियों, अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है, जो अक्रिय गैस में केवल एक सी जो जनैन है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। देखिए साथियों आपको मालूम होगा कि जो अक्रिय गैस होता है साथियों, वो साथियों किसी से क्रिया नहीं करता है, मतलब वो किसी से मतलब नहीं रखता। लेकिन जेनॉन जो है साथियों, यह रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। क्यों करता है साथियों, यह साथियों यह कब क्या बहुत ऋणी परमाणु, ठीक है, ये बहुत विद्युत ऋणी परमाणु होता है। ये क्या करता है साथियों, जो इसमें पी डी कक्षक रहता है,
इसमें साथियों डी कक्षक रहता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है साथियों, उत्तेजित कर देता है, और उत्तेजित करके जिसके साथ यौगिक बनाना चाहता है ना, उसमें से साथियों डी कक्षक को क्या कर देता है, खालिद कर देता है। वो खाली डी कक्षक में ले जाकर क्या करता है, यौगिक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये इसलिए क्या साथियों, यह क्या करता है यौगिक, मतलब देखिए समझिए, इतना याद रखें कि जो जेनॉन होता है क्या होता है साथियों, बहुत ही विद्युत ऋणी परमाणु है, ठीक है। बहुत ही क्या है साथियों, विद्युत ऋणी परमाणु है। जो इसमें साथियों उपस्थित जो पी कक्षक रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये उत्तेजित कर देता है, और खाली जो डी कक्षक उसमें भेज देता है, खाली डी कक्षक में भेज देता है। और यह क्या है साथियों, खाली डी कक्षक में भेजने के कारण खाली हो जाता है, और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा यानी यौगिक बना लेगा, लाकर यौगिक बना लेता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जेनॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित भरे जो साथियों पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है, क्या कर देता है, पी कक्षक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है, और खाली डी कक्षक के लाकर यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। खाली डी कक्षक में जैसे ही लाएगा यौगिक का निर्माण यह कर लेगा। अन्य अक्रिय गैस में यह गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और साथियों अक्रिय के गैस को एकल परमाणु की कहा जाता है। इसके द्वारा साथियों ये सभी कारनामे किए गए, मतलब ये सभी का यौगिक का निर्माण करता है। अब देखिए साथियों अगला है SF6, और जो सल्फर है SF6 बनाता है, लेकिन SFCl नहीं बनाता है। तो देखिए जो फ्लोरीन है साथियों, इसका आकार क्या होता है, तो साथियों छोटा होता है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन क्लोरीन का जो आकार होता है साथियों क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए साथियों सल्फर जो होता है SSCl6 का निर्माण नहीं करता। मतलब क्या समझिएगा, जो सल्फर होता है बाबू हमारा, ये क्या होता है, सल्फर का जो सल्फर, देखिए एक बार और शुरू से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सल्फर जो है था साथियों SF6 बनाता है, ठीक है। SF6 क्या करता है, ये बनाता है, लेकिन SCl6 नहीं बनाता, SCl6 यह नहीं बनाता। इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है साथियों, इसका कारण है कि जो ये फ्लोरीन है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। छोटा होने के कारण ये इसके साथ बना लेते हैं नहीं, लेकिन ये क्लोरीनवा जो है, इसका आकार क्या होता है साथियों, बड़ा होता है, इसलिए ये नहीं बना पाता है। इतना याद रखिए, एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी लिखिए सल्फर का आकार छोटा होने के कारण सल्फर SF6 बना लेता है, ठीक है। परंतु क्लोरीन का आकार बड़ा होने के, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होने के कारण यह साथियों SCl6 का निर्माण नहीं कर पाता है, ठीक है। SCl6 का निर्माण नहीं कर पाता है, याद रखिएगा। अब साथियों क्या है, देखिए HF और HCl प्रबल अम्ल कौन है। तो देखिए कोई भी प्रबल अम्ल कब होगा साथियों, जब प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसमें से H+ जो होता है साथियों ज्यादा मात्रा में निकलेगा, ठीक है। H+ क्या होगा, ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका आकार बड़ा होता है, कहिए क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। तो देखिए क्लोरीन का आकार बड़ा होगा, तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, मान चलिए हाइड्रोजन का आकार ये है, क्लोरीन का आकार ये है, तो इनके बीच साथ जो बंद होगा साथ क्या हो जाए, कमजोर होगा। अब मान के चलिए कोई छोटा बच्चा का बच्चा है, एगो बड़े बच्चा का बच्चा है, ठीक है। एगो छोटे बच्चा का बच्चा और बड़े बच्चा का बच्चा में दोस्ती हो सकेगा, तो कहिए दोस्ती तो नहीं होगा, दोस्ती नहीं हो पाएगा। तो साथियों क्या इनके बीच जो रिलेशन होगा क्या होगा, कमजोर होगा। यानी यहाँ से साथियों H+ आयन क्या हो जाए, अधिक मात्रा में निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए साथियों क्या होगा, यह प्रबल अम्ल है, ठीक है। इतना याद रखें, लेकिन चूंकि HF में साथियों क्या होता है, जो फ्लोरीन का आकार अभी पड़े साथियों छोटा होता है, इसके कारण इनका जो होता है यह साथियों इनके बीच बंध उतना नहीं टूट पाता है जितना क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच टूटता है, ठीक है। याद रखिएगा, या इसको साथियों केमिस्ट्री की भाषा में यदि हम लिखें, यानी HCl और HF के अधिक प्रबल अम्ल है, क्यों है साथियों, यदि केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो HCl के बंद एंथैल्पी HF के बंद एंथैल्पी से क्या होता है साथियों, कम होता है। बंद एंथैल्पी क्या होता है, कम, मतलब एंथैल्पी बोले तो बंद एंथैल्पी बोले तो साथियों क्या, टूटने की शक्ति क्या होता है, कम होता है, ठीक। मतलब ये जो HCl है साथियों जल्दी ही टूट जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। मतलब एग्जाम में इतना लिख देना है कि HCl जो होता है, HCl HF से प्रबल अम्ल है, HF से क्या है साथियों, प्रबल अम्ल है। क्यों प्रबल अम्ल, कि जो HCl होता है, उसका जो साथियों बंद एंथैल्पी है, HF के बंद एंथैल्पी से क्या है, कम है। इतना लिखे, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। समझ गए, ज्यादा नहीं लिखना है साथियों। समझ में आ रहा है ना। तो साथियों एक काम कीजिएगा साथियों, छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए PH3 से NH3 का बंद बंद कोण क्या क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब देखिए यह जो कर है साथियों, जो पी के साथ जो हाइड्रोजन ये 3 गो बॉन्ड बनाया है, ठीक है।
हाइड्रोजन ये 3 गो बॉन्ड बनाया है, और जो N के साथ ये हाइड्रोजन 3 गो बॉन्ड बनाया है, ठीक है। 3 गो बॉन्ड बनाया है, कोई बिल्कुल बनाया है। इसमें कह रहा है जो हाइड्रोजन ये जो NH3 मतलब अमोनिया का जैसा जो बंद कोण क्या है, ज़्यादा बंद कोण ज़्यादा कहने का मतलब है जो अमोनिया इस इनके बीच जो ये कोणवा है ना, हई कोणवा जो है साथी क्या है, ज़्यादा है, जबकि हई कोणवा क्या है, कम है। हई क्या है, कम है, और हई क्या है साथी, ज़्यादा है। हई क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा क्यों कि साथी जो नाइट्रोजन का है साथी, यह विद्युत ऋणी परमाणु मतलब ये क्या कहता है, ये साथी विद्युत ऋणी परमाणु मतलब ऋणी मतलब क्या साथी, ये साथियों अपने आप प्रोटॉन मतलब प्लस को खींचेगा। तो ये साथियों क्या करता है, देखिए ये साथियों विद्युत ऋणी परमाणु है। इसको जब दिखता है हाइड्रोजन, जब दिखता है ना, इसको देखा जब हाइड्रोजन, तो देखा हाइड्रोजन को देखा था तो सोचता है क्या ये प्लस है, तो इसको क्या करता है अपने पास बुलाता है, ठीक है। अपने पास बुलाता है, क्या करता है साथियों, अपने पास बुलाता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन के जो परमाणु होता है साथियों इसके पास पहुंचता है, तो यह क्या देख लेता है, तो यह देख लेता है अरे तोरी की ये तो माइनस है बा। ये तो क्या देख लेता है साथियों, यह क्या है, माइनस है बा। तो क्या करता है, इसको क्या करता है, अब दूर भेजने लगता है, इसको दूर भेजने लगता है। यानी मान के चलिए आप किसी को बुलाए, वह समझ लिए वो गलत आदमी निकल गया, तो उसको मार के भगा दीजिए, मतलब ज़्यादा ही अब कोण हो जाएगा। तो इनके बीच के साथ कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण साथियों NH3 का जो बंद कोण क्या होता है, ज़्यादा होता है। संतु जो PH3 होता है इसमें इस प्रकार का कोई भी धक्का मुक्की कुछ नहीं होता, शांति रूप से चुपचाप खड़ा रहता है, ठीक है। इसलिए ऐसा घटना घटता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। लिखिएगा नाइट्रोजन अधिक विद्युत परमाणु है जो फास्फोरस की तुलना में क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है साथियों, अधिक आकर्षित करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है साथियों, अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है, जिससे इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार PH3 से NH3 का बंध कोण क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। याद रखिएगा, नहीं लिख दीजिए साथियों कि NH3 का NH3 का बंध कोण बंध बंधन कोण कहिए चाहे बंध कोण क्या होता है, बड़ा होता है NH3 PH3 से। क्योंकि क्यों बड़ा होता है, क्योंकि साथियों जो नाइट्रोजन है वो विद्युत ऋणी परमाणु होता है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, फिर क्या प्रतिकर्षित कर देता है। इसी कारण इनका बंध कोण बड़ा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए साथियों अगला है कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों। तो लिगेंड क्या होता है साथियों, जो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का दान करता है साथियों, जोड़ा में इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। तो देखिए अमोनिया जो सूत्र होता है क्या होता है, NH3 होता है सूत्र का, ये बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन के साथ ये साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा 3 गो, और ये बिल्कुल। तो नाइट्रोजन के साथ संयोजकता कितना होता है, कहिए 5। 3 गो के साथ है तो ये बॉन्ड बना लिया, लेकिन 2 गो क्या बचा है, तो 2 गो ऊपर कपड़ा पर लगा दे। तो ये 2 गो क्या है साथ जोड़ा में है, ये 2 गो क्या है जोड़ा में है, तो ये साथ क्या काम करेगा, लिगेंड का काम करेगा, लिगेंड का। और लिगेंड क्या कर सकता है साथ, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है सकता है। तो यानी साथियों क्या होगा, अमोनिया जो है मतलब ये 2 नाइट्रोजन जो है, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या फालतू है, तो इसको क्या कर सकता है, ये दान कर सकता है। और जो दान कर सकता है वही तो लिगेंड कहलाता है। सिंपल रूप से लिख दीजिएगा कि अमोनिया में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाते हैं। ये इसलिए इसे यह दान कर सकता है, इसलिए क्या होता है सर, तो अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। अमोनिया का एक अच्छा लिगेंड है। समझ में आ गया साथियों, समझ में आ गया तो जल्दी से साथियों दिल वाला चित्र बनाकर भेज दिया, ठीक है साथियों। लिख दीजिएगा अमोनिया में N परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ी पाया जाता है, मतलब एक जोड़ी पाया जाता है, जिसे ये आसानी से त्याग कर सकता है। तो ये क्या होता है, अच्छा लिगेंड होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या हो सकता है, अच्छा लिगेंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जो ये साथियों जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि साथियों मैं पूरी तरीका से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। आगे देखिए, आगे साथियों है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिर्फ NCl नाइट्रोजन NCl3 जो नाइट्रोजन, ये इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बात करिए नहीं, एन नाइट्रोजन है, ये केवल क्या बनाता है साथियों, NCl3 का निर्माण करता है। जबकि फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस क्या बनाता है साथियों, जो फास्फोरस होता है, जो फास्फोरस यानी फास्फोरस की यहाँ पर बात की जा रही है, फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों का निर्माण करता है। क्यों, मतलब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है साथियों कि जो नाइट्रोजन है यह केवल क्या बनाता है, NCl3 बनाता है। और जो फास्फोरस है 2 गो बना देता है, फास्फोरस पहल का बना देता है PCl3 और PCl5, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए साथियों
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है बेचारा, नाइट्रोजन के पास जो डी कक्षक नहीं है, मतलब डी ब्लॉक नहीं है, नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक नहीं है, जबकि फास्फोरस के बाद डी ब्लॉक है। इसी कारण साथियों, इसी कारण ये नाइट्रोजन जो होता है NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस जो होता है साथियों PCl3 और PCl5 दोनों बना लेता है। मतलब कारण में केवल इतना ही लिखना है कि नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक नहीं होता है, डी ब्लॉक नहीं, मतलब डी कक्षक, सॉरी ब्लॉक बोले, डी कक्षक होना नहीं होता है। ब्लॉक बोले तो डी ब्लॉक में न पहुंच जाएंगे, कक्षक बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यानी लिख दीजिएगा साथियों, लिखिएगा कि नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं पाया जाता है, जबकि फास्फोरस में पाया जाता है। अतः नाइट्रोजन सिर्फ ये बनाता है, मतलब NCl3 का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस PCl और PCl3 और PCl5 दोनों का निर्माण करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, आगे साथियों प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जो धातु के जो साथियों अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से समझिएगा, अधातु के ऑक्साइड जो CO2 और SO2 होते हैं, ये साथियों क्या करते हैं, जो वर्षा होता है, वर्षा, यह वर्षा के जो जल होता है साथियों, इसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्या बना लेते हैं साथियों, अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं साथियों, अम्ल का निर्माण कर देते हैं। और ये जो अम्ल होता है साथियों, वर्षा जल के रूप में क्या आता है, धरती पा जाता है। और इसी पर जो मान के चलिए धरती पा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मतलब अम्लीय वर्षा में इतना ही याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है साथियों, वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है, इसी को अम्लीय वर्षा आता है। क्योंकि क्योंकि अम्ल जो होता है इस कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि जो अधातु के ऑक्साइड है SO2 CO2, ये या जल से क्रिया कर अम्ल का बना लेते हैं, ठीक है। इतना याद रखें। यहाँ पर हमने रिएक्शन भी लिख दिया है साथियों, आपके इस प्रकार ये जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। अब देखिए साथियों, अब देखिए H2O उदासीन है, जबकि H2S अम्लीय है। क्यों? तो देखिए H2O में जो होता है साथियों, आप जानते हैं कि जल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और H2O में साथियों सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। इसी कारण क्या है साथियों, H2O क्या है, उदासीन है, और H2S क्या है, अम्लीय है। मतलब एग्जाम में केवल इतना ही याद रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि, यदि आपसे साथियों प्रश्न यही पूछ लिया, मान के चलिए यही प्रश्न आपके एग्जाम में है कि H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, तो इतना याद लिखिएगा कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है भैया, और H2S में क्या सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी कारण H2O उदासीन है और H2S अम्लीय है, ठीक है, लिख दीजिएगा। तो H2O अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि H2S में सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए H2O उदासीन है परंतु H2S अम्लीय है। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब देखिए इंटर हाइलोजन क्या होता है। इंटर हाइलोजन क्या होता है, बहुत आसान है साथियों। मान के चलिए आप परिवार में रह रहे हैं, किसी परिवार में रह रहे हैं, और उसी परिवार के साथ आप क्या झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, झगड़ा कर रहे हैं, तो वही क्या हो गया, इंटर हाइलोजन। नहीं समझे, मान के चलिए हाइलोजन किस वर्ग को कहते हैं, तो वर्ग 17 को क्या कहते हैं साथियों, हाइलोजन परिवार कहा जाता है। हाँ, वर्ग 17 को क्या कहा जाता है साथियों, हाइलोजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, यही ना होता है। ये बिल्कुल, वर्ग 17 को क्या कहा जाता है, हाइलोजन। जब वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं साथियों, अपने ही परिवार से क्या झगड़ा करते हैं, मतलब अपने ही परिवार से क्या मिलकर यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है साथियों, इंटर हाइलोजन। इंटर मतलब खुद में प्रवेश करके, हाइलोजन में प्रवेश करके, ठीक है। समझ में आएगा कि जब हाइलोजन परमाणु अपने ही सदस्य से क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे इंटर हाइलोजन कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार देखिए क्लोरीन, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, तो क्लोरीन भी साथियों हाइलोजन है, और फ्लोरीन भी साथियों क्या है, हाइलोजन है, ठीक है। हाइलोजन एक्स, हाइलोजन को एक्स से लिखते हैं कहिए, बिल्कुल। ब्रोमीन, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन आइडो पेंटा क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखिए आगे साथियों प्रश्न, आगे प्रश्न है संक्रमण स, आगे है साथियों, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, आपसे पूछा जाता है प्रश्न। ये भारत आपसे जवाब मांगता है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। तो देखिए, जो संक्रमण तत्व होते हैं साथियों, उनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। उनका आकार स्वीकार से तो छोटा होता है, और उच्च नाभिकीय आवेश होता है, उच्च नाभिकीय आवेश भी होता है। और उनमें जो डी कक्षक होता है साथियों, क्या होता है, खाली होता है। डी कक्षक क्या होता है, खाली होता है। इसी कारण क्या होता है, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। यानी 3 गो कारण है। पहले का कारण संक्रमण तत्व का आकार छोटा होता है। दूसरा का कारण जो उच्च आवेश होता है, इनका उच्च नाभिकीय आवेश होता है, ठीक है, उच्च नाभिकीय आवेश होता है। और रिक्त डी कक्षक होने के कारण संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। संक्रमण तत्व में देखिएगा, देखिएगा साथियों, संक्रमण तत्व में
संक्रमण तत्व में छोटा आकार, उच्च नाभिकीय आवेश और रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। पहले का कारण छोटा आकार, दूसरा का कारण उच्च नाभिकीय आवेश, तीसरा का कारण डी ब्लॉक खाली, मतलब डी कक्षक खाली। इसी कारण संक्रमण तत्व क्या होता है, जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या करते हैं साथियों, जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए साथियों, लेथेनाइड संकुचन क्या है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए लेथेनाइड संकुचन क्या है। तो जो लेथेनाइड जो श्रेणी होता है साथियों, लेथेनाइड श्रेणी, उस लेथेनाइड श्रेणी में क्या घटना घटता है कि यदि आप परमाणु संख्या को बढ़ा रहे हैं तो परमाणु आकार में क्या आ रही है साथियों, कमी आ रही है। ठीक, मान के चलिए आप साथियों परमाणु संख्या बढ़ा दिए। ठीक है, परमाणु संख्या क्या कर दिए, बढ़ा दिए। परमाणु संख्या क्या कर दिए साथियों, बढ़ा दिए। तो जो साथियों आकार भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आकार क्या होता है साथियों, आकार क्या होता है साथियों, आकार घट जाता है। आकार क्या हो जाता है साथियों, घट जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश के कारण वृद्धि हो, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, मतलब नाभिकीय आवेश की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए नाभिकीय आवेश क्या होता है, देखिए जो नाभिक होता है साथियों, नाभिक क्या होता है, प्लस चार्ज, उसके चारों तरफ क्या घूमते, इलेक्ट्रॉन घूमते, कोई बिल्कुल इलेक्ट्रॉन घूमते, और नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी साथियों जो नाभिक होगा माइनस को बुलाएगा, यानी प्लस माइनस के बीच आकर्षण होता है, आप जानते हैं। यानी जो नाभिक होता है साथियों, ये इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बुलाएगा तो उनके आकार का होगा, कमी होगा, इसी कारण लेथेनाइड संकुचन होता है। मतलब इतना समझिए, यदि एग्जाम में पूछा जाए तो कितना लिखना है, तो देखिए कि जब लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु का आकार हम बढ़ावे नहीं, तो हमारे जो सॉरी, अब से देखो लेथेनाइड संकुचन क्या है, जैसे कृष्णा। अब देखो, अब सबसे लेथेनाइड संकुचन क्या है साथियों, लेथेनाइड संकुचन क्या है, सॉरी गलती बोला गया। देखिए परमाणु संख्या बढ़ाइएगा, परमाणु संख्या जब साथियों आप बढ़ाइएगा, तो साथियों जो परमाणु का आकार है साथियों घटता है, परमाणु का आकार घटता है। ऐसा क्यों घटता है, तो साथियों हम जानते हैं कि जो नाभिक क्या होता है प्लस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते, इस इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा साथियों, अपने पास बुलाएगा। ठीक है, मतलब नाभिक के जो आवेश है साथियों क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब नाभिक का जो शक्ति है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जब परमाणु संख्या में वृद्धि होगा तो नाभिकीय शक्ति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण साथियों क्या होता है, लेथेनाइड संकुचन इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। मतलब लिखना है साथियों, लिखना है कि लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार में कमी आता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, परीक्षण प्रवाह घट जाता है, और इसी घटना को लेथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे प्रश्न है बाबू हमारा, क्या प्रश्न बा कि रंगीन तत्व संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो देखिए सिंपल आंसर बा। देखिए कोई भी तत्व रंगीन कब होता है, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जिस यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वह क्या होगा साथियों, वह रंगीन होगा। ठीक है, वह रंगीन होगा। और जो संक्रमण तत्व होते हैं साथियों, उसमें N-1D कक्षा क्या होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ था, मतलब आंशिक रूप से मतलब भर रहेला, और तनी सुन भर रहेला, मतलब कम रहेला, यानी साथियों उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसमें क्या हो साथियों, क्रिस्टल रंगीन हो, क्रिस्टल क्या होगा, रंगीन होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण संक्रमण तत्व क्या होता है, जिसके कारण साथियों इस संक्रमण तत्व का रंगीन यौगिक का निर्माण कर विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के कारण संक्रमण तत्व का रंगीन रंग भी क्या होता है साथियों, अलग अलग होता है, विभिन्न होता है। ठीक है, तो आज की क्लास साथियों इतना ही रखते हैं हम साथियों, नेक्स्ट क्लास में आगे साथियों 20 प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास बहुत समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।